गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 6 वीडियो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने अगर लास्ट वीडियो चेक किया होगा तो उसमें हमने टॉपिक कवर किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो अभी आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या मतलब होता है इसका, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, किन किन कंडीशंस पे हम रीइशू कर सकते हैं और कौन कौन सी इसमें एंट्रीज पास होंगी और इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं सर्टेन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो डायरेक्टर्स के पास, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उनके शेयर्स को फॉरफिट कर ले, मतलब जब्त कर ले। और जब्त करने के बाद की कहानी आज की वीडियो से स्टार्ट होती है, मतलब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉरफीचर का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब अभी कंपनी के पास वो जब्त किए हुए शेयर, वो फॉरफिटेड शेयर आ चुके हैं और वो शेयर जो कि जब्त हो चुके हैं वो कंपनी की अब प्रॉपर्टी बन चुके हैं। इसलिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है कि उन शेयर को वो दोबारा से रीइशू कर दें, मतलब उन पुराने शेयर्स को जो उन्होंने इशू किया हुआ था अभी उनको फॉरफिट करने के बाद जब वो कंपनी के पास वापस आ जाते हैं तो उनको कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि उनको दोबारा से रीसेल कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, किसी और को अपना शेयर होल्डर बना सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू इसलिए नहीं किया था कि उनको दोबारा से बेचना पड़ेगा या अपने पास रखना पड़ेगा, बट कंडीशंस ऐसी थी कि फॉल्ट कर दिया शेयर होल्डर ने, उसने पेमेंट नहीं किया जिसके चलते उनको फॉरफीचर करना पड़ गया, शेयर को जब्त करना पड़ गया। क्योंकि कंपनी को अभी भी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी उसको दोबारा बेचकर अपने लिए फंड जनरेट करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसकी मीनिंग फिर से यहां पर वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करता हूं। After forfeiture of share, forfeited share become the property of the company. Therefore, the directors of a company have an authority to reissue the shares once forfeited by them. इसका मतलब क्या हुआ, इनका सिंपल सा वही मतलब है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक बार फॉरफीचर हो जाता है, शेयर को जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि उन जब्त किए हुए शेयर को वो दोबारा से मार्केट में रीइशू कर दे, उनको रीसेल कर दे और अपना फंड जनरेट कर ले। ये जो शेयर होते हैं रीइशू करते वक्त इनको पार पे भी रीइशू किया जा सकता है, इनको प्रीमियम पे भी रीइशू किया जा सकता है और इनको रिबेट यानी डिस्काउंट पे भी रीइशू किया जा सकता है। जब ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क है, इशू और री इशू। इशू का मतलब जब एकदम फ्रेश शेयर्स को कंपनी इशू करती है, जब फ्रेश शेयर इशू करेगी तो फिर वो सिर्फ या तो पार पे कर सकती है और या तो प्रीमियम पे कर सकती है, वहां पर डिस्काउंट पे वो फ्रेश शेयर्स इशू नहीं कर सकती। लेकिन जब कंपनी रीइशू करती है फॉरफिटेड शेयर्स को, उस कंडीशन में वो पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। इस बात का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी, 7 रुपए में बेच दी, मतलब ओरिजिनल रेट से जब हम उसके प्राइस को यानी उसके जो सेलिंग प्राइस है वो हम कम लेते हैं, इसका मतलब हम उससे पैसा कम चार्ज करते हैं जितना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, मतलब सस्ते में बेच देते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जितना ओरिजिनल कॉस्ट है उससे जब हम घटा के बेचेंगे तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे, बढ़ा के बेचेंगे प्रीमियम बोलेंगे और रेट टू रेट बेचेंगे तो उसको पार बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन डिस्काउंट पे जब भी कंपनी रीइशू करती है शेयर तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशन यहां पर दे रखी है नीचे नोट में, देखिएगा। ये यहां पे पूरा मैंने यहाँ पे नोट किया, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, देखिएगा। If the forfeited shares are reissued at a discount, the amount of discount does not exceed the amount paid on such shares by the original shareholders. इसका मतलब जब भी आप डिस्काउंट पे रीइशू करेंगे तो जितना भी अमाउंट डिस्काउंट का होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर 10 रुपीज का ओरिजिनल प्राइस है और जब हम इसको रीइशू करते हैं तो हम इसको करते हैं 8 रुपए पे, तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि यहां पर 2 रुपए का डिस्काउंट पे इसको रीइशू किया गया। मतलब अगर 10 रुपए की चीज थी, यहां पर आपने देखा होगा 10 रुपए की चीज अगर 8 रुपए में सेल कर रहे हैं रीइशू करते वक्त, इसका मतलब हमने 2 रुपए कम पे बेचा, इसका मतलब 2 रुपए का हमारा ये डिस्काउंट हो गया। तो ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट है ये उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो कि पुराने शेयर होल्डर ने आपको दे रखा था।
अब इसको भी एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। जो पुराना शेयर होल्डर था उसने सिर्फ आपको 2 रुपए पे किया और 8 रुपए पे नहीं किया, तभी तो आपने फॉरफिट किया, क्योंकि उसने पेमेंट आपको नहीं किया। लेकिन स्टार्टिंग में एप्लीकेशन के साथ उसने कुछ तो पेमेंट किया होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पर उसने 2 रुपए पेमेंट किया, तो जो 2 रुपए पेमेंट किया वो आपने जब्त किया। भाई जो पैसा उसने आपको दिया वही तो आप फॉरफिट करेंगे, वही तो आप जब्त करेंगे। जो नहीं दिया वो कहां से जब्त कर लेंगे? तो जो पेमेंट आपको उसने दिया 2 रुपए वो आपने जब्त कर लिया। तो जब आप इस शेयर को, इनके शेयर को रीइश्यू करेंगे तो अमाउंट जो डिस्काउंट का होगा इस 2 रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट दे सकते हैं वो 2 रुपए का ही दे सकते हैं या इससे कम दे सकते हैं, लेकिन 2 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते इस केस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब जितना अमाउंट पे किया गया है पुराने शेयर होल्डर की तरफ से मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हैं अगर आप शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में अगर शेयर को रीइश्यू किया जाता है तो उनकी जनरल एंट्री क्या पास होंगी, यानी उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको प्रीवियस अभी तक जितना डेटा है समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी एंट्रीज की तरफ। यहाँ पर क्या होंगे एंट्रीज, आपको नोट करनी है, याद करनी है, समझनी है। नहीं समझ में आएंगी तो अगेन मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे मेंशन करिए क्या टॉपिक आपको समझ नहीं आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए और उसके बाद वहां पर शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जहां पर मेंशन है फॉर फॉरफिटेड शेयर री इशू एट पार, यानी अगर जो जब्त किए हुए शेयर्स हैं, फॉरफिटेड शेयर्स हैं, उनको कंपनी रीइश्यू करती है रेट टू रेट, यानी एट पार। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में रीइश्यू कर रही है, उसको बोलते हैं एट पार। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन एंट्रीज देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। सिंपल सा, आपको पता ही होगा कि जब आप रीइश्यू करेंगे इसका मतलब आप उसको रीसेल कर रहे हैं। जब आप रीसेल कर रहे हैं यानी आप उसको बेच रहे हैं। जब आप बेच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका शेयर आपके पास से जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो भी खरीद रहा होगा वो पेमेंट डालेगा। इसका मतलब आपको पेमेंट रिसीव होगा। जब पेमेंट रिसीव होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के केस में, तो यहां पर एंट्री पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे बता रखा था कि जो भी पैसा आता है उसके लिए हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट उसी अमाउंट के साथ जितने रुपए में आपने रीइश्यू में किया है। मतलब अगर 8 रुपए में किया है तो 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट आएगा, 9 रुपए में किया है 10 रुपए में 9 रुपए की पेमेंट आएगा, रेट टू रेट। आपको पता ही यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट पार, यानी आपने 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही बेची होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पूरे 10 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट आया होगा। 100 रुपए का शेयर है और 100 में ही बेचा है आपने, एट पार किया है, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट आएगा। जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उससे आप जितना भी रीइश्यू अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर इसका अमाउंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये केस है एट पार का, अगर उसको रीइश्यू किया जाता है तो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा हम उतने ही शेयर रीइश्यू करते हैं या उससे कम शेयर रीइश्यू करते हैं जितना कि हम फॉरफिट करते हैं। मतलब सपोज किसी के 100 शेयर हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए क्वांटिटी में 100 शेयर, अब हम 100 के 100 पूरे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीइश्यू कर सकते हैं, या फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट कम है, कम पैसे की जरूरत है, तो उससे कम अमाउंट भी हम मार्केट में रीइश्यू कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन होगा कि रीइश्यू करते वक्त कितने शेयर आपको वहां पर रीइश्यू करने हैं, तो उसी हिसाब से रीइश्यू अमाउंट से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहां पे लिखा है फॉर फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट प्रीमियम। यहां पर बात हो रही है कि अगर फॉरफिटेड शेयर जो कि आपने जब्त किए हुए हैं उनको आप जब दोबारा बेचेंगे, रीइश्यू करेंगे, तो आप उसके रेट से बढ़ाकर बेच रहे हैं, मतलब प्रीमियम पे बेच रहे हैं। 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आप उसको प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे एंट्री क्या होगी। अगेन बैंक में पैसा तो आएगा ही, भले प्रीमियम का हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां तक सेम है। और आपको जैसा कि याद होगा जब भी प्रीमियम आता है एक अकाउंट भी आता है जो कि प्रीमियम के लिए स्पेशली नॉमिनेट है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि पैसा क्रेडिट में आ रहा है आपके पास, इसलिए आप इसको यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पूरी एंट्री बन गई प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट डेबिट पार पे आपने पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, यही याद रखिएगा। बस इसमें क्या बढ़ाना है आपको,
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अगर केस यहाँ पर प्रीमियम का हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर एंट्री में बोला है फॉर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि जब ओरिजिनल कॉस्ट से हम सस्ते में अपने शेयर को रीइश्यू कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पर भी जो भी पैसा है भले सस्ते में आ रहा है, 8 रुपए में आ रहा है, 7 रुपए में आ रहा है, 10 रुपए की चीज का, लेकिन बैंक में पैसा तो आ ही रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है यहां पर इसका मतलब है कि जो फॉरफीटेड शेयर्स हैं उनको जब आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो जितने रुपए का डिस्काउंट होगा वो शेयर फॉरफीचर डेबिट के सामने आएगा। जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट में हर चीज अमाउंट के बारे में मेंशन भी कर रखी है मैंने, अगर आप देखेंगे इसमें नोट्स बनाएंगे, इसमें लिखा भी है विद डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 रुपए का शेयर था, समझिएगा अगर यहाँ पर 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए के शेयर को इन्होंने, ये मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था और इशू किया इन्होंने 8 रुपए, तो यहां पर ये 8 रुपए का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अब 8 रुपए में इशू किया है तो इसका मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया 10 रुपए में से, तो 2 रुपए का डिस्काउंट का अमाउंट शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा और शेयर कैपिटल के सामने पूरे सम आ जाएगा दोनों का, मतलब 10 रुपए आ जाएगा। यानी शेयर था 10 रुपए का, यानी समझिएगा शेयर था 10 रुपए का, 8 रुपए इसमें से आपको बैंक में रिसीव हो गए और 2 रुपए जो कि आपने सस्ते में बेचा था ये आपका डिस्काउंट हो गया। तो बैंक अकाउंट में 8 रुपीज 2 रुपीज आएगा डिस्काउंट के अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिसको हम डेबिट करते हैं, और टू शेयर कैपिटल में फाइनल अमाउंट आ जाता है दोनों का सम। ठीक है, यानी टोटल जो हमारा शेयर का अमाउंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो तीनों जनरल एंट्री को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहली पार के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और डिस्काउंट के केस में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको जनरल एंट्रीज यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान रखिएगा एक बार जब इशू हो जाता है, चाहे वो पार पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, तो अगर फॉरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बच जाता है, इसका मतलब कुछ अमाउंट बच जाता है जो आपका मतलब जितना अमाउंट प्रॉफिट का मान लीजिए बच जाता है, तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एक और अकाउंट में जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इंपॉर्टेंट नोट में आप देखेंगे, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स, जब सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिए जाते हैं, यानी जब सारे के सारे, यानी 100 फॉरफिटेड शेयर किए हैं आपने, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं और 100 के 100 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए हैं मार्केट में, तो अगर उन अमाउंट में, यानी जब रीइश्यू कर दिया अमाउंट उसके बाद कोई बैलेंस अगर क्रेडिट बचता है, कोई आपका प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और इसकी एंट्री पास करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये लास्ट एंट्री होती है। जब भी आप फाइनल क्वेश्चन लगाएंगे उसमें इस एंट्री के बारे में, बाकी सारी एंट्रीज के बारे में आपसे बोला जाएगा कि आप इंस्टॉलमेंट मांगिए, आप अलॉटमेंट का पैसा मांगिए, आप एप्लीकेशन रिसीव करिए, आप फर्स्ट कॉल मांगिए, आप रीइश्यू करिए, फॉरफीचर करिए, बट कैपिटल रिजर्व के बारे में कहीं पर भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ये पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लास्ट में एक एंट्री पास होनी है, इसको कोई भूलेगा नहीं, मिस नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंडीशन क्या है पास होने की? इसमें जब सारे फॉरफिटेड शेयर करने के बाद अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बचता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और एंट्री पास करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप कहेंगे कौन सा प्रॉफिट बचता है, कैसे बचता है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 100 शेयर आपने फॉरफिट किए और उस पे आपको वहां पर 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल गया था, और अभी आपने उसको पार पे इशू कर दिया, यानी 10 रुपए की चीज, यानी 2 रुपए तो आपको उसमें से पहले मिल चुके थे, पुराने शेयर होल्डर ने दे दिया, तो आपका जो घाटा हो रहा था वो 8 रुपए का हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर 10 रुपए का शेयर था, इसमें से पुराने शेयर होल्डर ने 2 रुपए आपको दे दिए, तो इसका मतलब जो आपको लॉस हो रहा था वो हो रहा था करीबन 8 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का ओरिजिनल शेयर, 2 रुपए का इसमें से आपको पुराने शेयर होल्डर ने पेमेंट किया था, बाकी नहीं किया था, तो ओरिजिनल जो आपको लॉस हो रहा था, जो कि आपको पेमेंट नहीं मिला, वो था 8 रुपए। लेकिन जब आपने दोबारा से इसको बेचा तो अगेन आपने इसको 10 रुपए पे बेच दिया, तो इसका मतलब जो 8 रुपए का लॉस था वो 10 रुपए में कवर हो गया। उसके साथ ही साथ आपको 2 रुपए क्या हो गए, आपको 2 रुपए
एक्स्ट्रा मिल गया, इसमें कितना मिल गया, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। तो जब 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो इसको बोलते हैं कि आपका कुछ प्रॉफिट हो गया, मतलब आपका फॉरफीचर करने की वजह से कुछ बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। और इसी 2 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करके हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, आई होप आपको ये एंट्री भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है कैपिटल रिजर्व में कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। पहली, क्या सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर को रिशू किया गया है, और दूसरी, क्या पार्शियली रिशू किया गया है। इसका मतलब मैं समझाता हूं। यहां पर देखिए, मान लीजिए 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे। ठीक है, 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे और 100 शेयर्स में से आपने पूरे 100 शेयर्स ही रिशू कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे और पूरे 100 शेयर उठा के आपने मार्केट में दोबारा से बेच दिए, सेल कर दिए। तो इसको बोलते हैं पहला केस, यानी इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, यानी सारे के सारे जब फॉरफिटेड शेयर, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, अगर 100 फॉरफिटेड शेयर है, जब किए हुए शेयर आपने 100 हैं और 100 के 100 आपने दोबारा मार्केट में बेच दिए, तो इसको बोलेंगे केस नंबर 1, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड। इस केस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए आपका साथ देगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये है जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, लिखा है यहाँ पर क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट माइनस डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका मतलब कि जो क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट में से डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट को माइनस करना है। अब आप पूछेंगे अमाउंट कहां से मिलेगा आपको, तो बहुत सिंपल है, पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री मिलेगी। जब आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री देखेंगे तो उसमें आपको शेयर फॉरफीचर क्रेडिट साइड में दिखेगा, तो उसी को बोलेंगे क्रेडिट शेयर फॉरफीचर अमाउंट। उस अमाउंट को उठाएंगे और उसमें से यहां वाला जो रीइश्यू किया गया है, आप देख रहे होंगे अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है तो शेयर फॉरफीचर आपको यहाँ पर डेबिट में मिलेगा। ये जो डेबिट में मिलेगा इसी को आपको इसमें से माइनस करना है, ध्यान रखिएगा इसको। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि क्रेडिट फॉरफीचर आपको मिलेगा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में, और डेबिट का शेयर फॉरफीचर मिलेगा आपको डिस्काउंट पे। जब आप रीइश्यू करेंगे तो वहां पर शेयर फॉरफीचर आपको डेबिट पे मिलेगा। इन दोनों ही अमाउंट को माइनस करना है, मतलब आपको क्रेडिट शेयर फॉरफीचर के अमाउंट में से डेबिट शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को माइनस कर देना है। जो अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट आएगा, उसको आप कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, उसमें जो भी अमाउंट आएगा उसमें यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये तब का केस है जब जितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं, जब किए गए हैं, वो पूरे के पूरे शेयर मार्केट में दोबारा से बेचे जाएंगे, तब ये फॉर्मूला आपका साथ देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। यानी यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट। अगर सारे के सारे जितने फॉरफिटेड शेयर किए गए हैं उसमें से पार्शियली ही रीइश्यू किए जाएं, इसका मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर 100 शेयर अगर फॉरफिट किए हैं और इसमें से सिर्फ 80 ही शेयर रीइश्यू किए गए हैं, तो इसको बोलेंगे पार्शियली रीइश्यूड। इसका मतलब पहले केस में आपने देखा 100 शेयर थे, 100 के 100 बेच दिए गए। यहाँ पे 100 शेयर थे, 100 में से सिर्फ 80 बेचे गए या 50 बेचे गए, व्हाटएवर जो भी आपको लेना है इसमें ले सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जितने शेयर फॉरफिट करेंगे उससे जब कम अमाउंट हम शेयर का रीइश्यू करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्शियली रीइश्यू। ठीक है, अब इसमें रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कंपनी हो सकता है उस वक्त फंड की रिक्वायरमेंट ना हो, कम पैसे की जरूरत हो, या शेयर कंपनी जो है वो कुछ शेयर अपने पास बचा के रखना चाह रही है अपनी इमरजेंसी टाइम के लिए, कि कभी उसको इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी तो वो बचे हुए शेयर को इश्यू करके कैश जनरेट कर सकती है, ये हो सकता है। तो अब यहां पर अगर जितने फॉरफिटेड शेयर हैं उससे कम शेयर रीइश्यू किए जाएंगे तो वहां पर आप कैपिटल रिजर्व में जाने वाला अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए नीचे दिया गया है, बॉक्स में फॉर्मूला दिया गया है, आप देख सकते हैं। टोटल फॉरफिटेड शेयर अमाउंट, यानी जितना शेयर फॉरफीचर आपने किया है, सपोज यहाँ पर 100 किया है तो जितना अमाउंट का किया है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपॉन नंबर ऑफ टोटल फॉरफिटेड शेयर, यानी कितने टोटल शेयर आपने फॉरफिट किए हैं। यहाँ के एग्जांपल में देखें तो हमने टोटल 100 शेयर फॉरफिट किए हैं तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद इनटू करना है इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, यानी आपने कितना शेयर दोबारा से बेचने के लिए मार्केट में उतारा है। तो यहां इस केस में 80 शेयर्स आपने दोबारा से बेचने के लिए उतारा है तो 80 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद
माइनस करेंगे, ये पॉइंट जो है ये ऑप्शनल है, इसीलिए आगे में लिखा भी है इफ एनी। क्या है? डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, यानी ये तभी अमाउंट आएगा जब शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट आपका डेबिट में होगा। मतलब आपका जस्ट लाइक वाली एंट्री में आगे ना आप जाइए, जब आप रीइश्यू करते हैं और डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हैं तभी आपका शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट में होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो रीइश्यू होगा वो अगर डिस्काउंट में होगा तभी यहां पर इस फॉर्मूले में आप उसको यहां पर मेंशन करेंगे और इस टोटल अमाउंट में से उसको माइनस करेंगे। अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं है, पार पे है, प्रीमियम पे है, तो ये आप इस सेक्शन को इग्नोर कर देंगे, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां तक लेंगे, टोटल शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ टोटल फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, यहीं तक आपका पूरा फॉर्मूला माना जाएगा। और इधर का साइड तभी आएगा जब शेयर डिस्काउंट पे इशू किया गया है और इसका अमाउंट आपको यहां से पता चलेगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट के सामने जो भी अमाउंट लिखा होगा वो आप लाएंगे और यहां पर माइनस में मेंशन कर देंगे। जो भी फाइनल अमाउंट आएगा उसको उठा के आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुल मिला के कैपिटल रिजर्व में अमाउंट लाने के दो केसेस हैं। पहला, जितना फॉरफिट किया गया उतने शेयर इशू किए गए तो उसके लिए ये फॉर्मूला, और दूसरा जितने फॉरफिट किए गए हैं उससे कम रीइश्यू किए गए हैं तो उसके लिए नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगेन मैं फिर से कहता हूं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपका पूरी तरीके से समझ में आया होगा और काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।